जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं आप सबके लिए जिनका BSSC इंटर स्तरीय का एग्जाम होने वाला है उसको देखते हुए मैं लगातार सेट लेकर के आ रहा हूं, जो कि अभी प्रीवियस ईयर का दौर चल रहा है। इसमें मैंने 11 सेट आपको करवा दिया है। ये आज का ये 12वां सेट है। अगर जो चैनल से मेरे पहली बार जुड़ रहे हैं और सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और सारे वीडियो को आप देख करके आप अपडेट हो सकते हैं। इससे होता यह है कि प्रीवियस ईयर देखने से कि आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन का लेवल क्या होगा और किस सेक्शन से हमें पढ़ाई करना चाहिए। तो आइए वीडियो को लेट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। इसमें क्या है कि मिसलेनियस कर दिया है क्वेश्चन, एक के बाद जो है कुछ फिर रीजनिंग आपको मिल जाएगा, फिर मैथ मिल जाएगा, इस तरह से है। तो मैंने अरेंज कर दिया है। जब मैं स्किप करूंगा तो समझ लेंगे आप कि इसमें रीजनिंग या मैथ का है। तो इसमें मैं सारे क्वेश्चन जो है वो या तो जीके का और साइंस का सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है। क्या है? मिंधोला नदी जो है वो किस राज्य में बहती है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, असम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, ये गुजरात में कौन से जगह पर इसका उद्गम स्थल है दोस्तों? तो एक जगह है दोसवाड़ा। क्या नाम है इसका? दोसवाड़ा। ध्यान में रखेंगे, ये दोसवाड़ा है कहाँ? तो ये सोनगढ़ के पास है। कहाँ है ये? सोनगढ़ के पास। दोसवाड़ा सोनगढ़ के पास यानी गुजरात राज्य में है। अगर हम इसकी बेसिन की बात कर ले तो इसके बेसिन की जो कुल लंबाई है ना दोस्तों 105 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 105 किलोमीटर। साथ ही साथ इसका हम सहायक नदी देख ले तो इसका सहायक नदी कौन कौन है? तो इसका सहायक नदी जो है, ध्यान में रखेंगे, सहायक नदी में कौन कौन आती है? तो एक खली खाड़ी। क्या नाम है? ध्यान में रखिएगा, खली खाड़ी। इसके बाद क्या है? बिजारा खाड़ी, खली खाड़ी, बिजारा खाड़ी, घबई खाड़ी, घबई नाड़ी, माफ कीजिएगा, घबई नाड़ी और चिख खाड़ी। ध्यान में रखिएगा एक बार फिर से, खली खाड़ी, बिजारा खाड़ी, घबई नाड़ी और चिख खाड़ी इसके जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। उम्मीद करते हैं कि इसका क्लियर हो गया होगा आंसर। इसका आंसर सही क्या है? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी। नाभिकीय विखंडन का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि परमाणु विखंडन या फिर जो भी कह लीजिए। तो नाभिकीय विखंडन का जो खोज किया था दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ओटो हान एवं स्ट्रांसमैन। किसने? ओटो हान एवं स्ट्रांसमैन। अच्छा, इसकी खोज किसने की, कब की थी? तो इसकी खोज जो है 17 दिसंबर, क्या 17 दिसंबर 1938 को ये दोनों के दोनों जर्मन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मन वैज्ञानिक थे, जो कि 17 दिसंबर 1938 को ओटो हान और उसके इनके जो क्या बोलते हैं, जो स्ट्रांसमैन थे ना, वो सहायक थे, इनके द्वारा जो है नाभिकीय विखंडन की खोज की गई थी। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 अभी उस समय का करंट अफेयर है, तो इसको देखते चलेंगे। क्या कहता है कि राजभाषा कृति अवार्ड 2017 किसने जीता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण इनमें से कौन है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? बेसाल्ट। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ का भूपर्पटी है उसमें उसका जो निर्माण में, संरचना में जो सबसे अधिक भूमिका है वो बेसाल्ट चट्टान की है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कोशिका का रसोई घर। क्या है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? यानी हाउस, क्या बोलते हैं इसको? हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है, यानी आप कितना डेसिबल सुन सकते हैं। तो ऐसे तो इसका 45 से 60 डेसिबल होना चाहिए आंसर, है ना। 45 से 60 डेसिबल का जो होता है ना, ये लगभग ये सुन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 60। जबकि फुसफुसाहट, अगर आप फुसफुस करके किसी से बात करते हैं तो ये 60 से 70 डेसिबल का लगभग आप आवाज उत्पन्न करते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो जो अब पहले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
अब डेसिबल क्या है इसमें, तो ये ध्वनि का एसआई मात्रक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसको मापते किस में है, तो इसकी आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज में। इसकी आवृत्ति को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। अगर हम आपसे ये पूछ ले कि मानव कान पे जो होता है ना, वो ध्वनि का प्रभाव कितने देर तक रहता है, तो आपका क्या आंसर होगा, 1/10 सेकेंड। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 13 आपको फिर जीके का प्रश्न मिलेगा। 13वां प्रश्न कहता है कि लॉस फिश क्या है, लॉस फिश किसे कहा जाता है, लॉस फिश किसे कहा जाता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टेरोइस वोलिटांस्को। ठीक है, टेरोइस वोलिटांस्को। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल किस तरह का है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है किसे लाल ग्रह कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, किसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है, आप गलती भी नहीं करेंगे। मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह या फिर रेड स्टार के भी नाम से जाना जाता है। आप क्या करते हैं, अपने एकमात्र सा ग्रह है, ऐसे तो और भी ग्रह हैं, लेकिन इस ग्रह को आप अपने नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसका बात कर ले कि इसकी ग्रह जो है ये लाल क्यों होता है, तो बताया जाए इसका जो सरफेस है ना वो रेड कलर का है। सरफेस क्यों रेड है, तो लौह ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण। किसके प्रचुरता के कारण, लौह ऑक्साइड के प्रचुरता के कारण। ठीक है, इसकी स्थिति हम देख लें मंगल ग्रह की, तो ये सूर्य से चौथा ग्रह है, ध्यान में रखेंगे। अगर दूरी के हिसाब से बात कर लें तो मंगल ग्रह की जो स्थिति है सूर्य से चौथे नंबर के यानी 4th नंबर की ग्रह है। अगर बुध के बाद बात करें तो सूर्य सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या हुआ, बुध। इसके बाद जो होगा वो कौन सा है, मंगल ग्रह है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो ये मंगल से हमने आपको इतना फैक्ट्स बता दिया। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सुबह का तारा, सांझ के तारा, ये सब नाम से जानते हैं। पृथ्वी के जुड़वा बहन, ये सब इत्यादि के नाम से इसको भी हम जानते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि कृत्रिम हीरा क्या है, कृत्रिम हीरा किससे कहा जाता है। तो कृत्रिम हीरा जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड को जो है वो कृत्रिम हीरा के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। कोई भी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र हो उसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, स्वामित्व के आधार पे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों, 19 कहता है कि यूथ सैट एक है। यूथ सैट क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, उपग्रह है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि रण उत्सव है ना कहाँ मनाया जाता है। तो आप हरियाणा, अगर आपको हिमाचल प्रदेश की जगह कल के डेट में हरियाणा भी दे दे तो आप नहीं लगाएंगे, और राजस्थान भी नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर वो रण मतलब कुरुक्षेत्र वाला, ध्यान में नहीं जाइएगा। ये रण उत्सव जो है वो कच्छ के रण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तो कच्छ के रण का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में। कहाँ, गुजरात में। अगर हम आपसे पूछ दे, एक और उत्सव है जिसको हम भरारा मेला कहते हैं। क्या, भरारा मेला। तो भरारा मेला जो है ना, ये भरारा मेला आपको हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। भरारा मेला हिमाचल प्रदेश में जो है मनाया जाता है। जबकि एक फेमस है जिसको आप जानते हैं, गणगौर उत्सव। क्या है, गणगौर उत्सव। ये गणगौर उत्सव राजस्थान में, ध्यान में रखिएगा। जबकि मध्य प्रदेश में एक फेमस उत्सव है जिसको मालवा उत्सव के भी नाम से जानते हैं। मालवा उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, गुजरात मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 21 नंबर क्या कहता है, 21 नंबर कहता है कि किसे डैश परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वचालित यानी सेल्फ जो आप वॉक करते हैं उसका। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 21 के बाद आपको डायरेक्ट 27 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। 27 नंबर क्या कहता है प्रश्न, कहता है कि डोलेक्स 100 क्या है, डोलेक्स 100 एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है के द्वारा मतलब कब शुरू की गई, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू की गई। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसका ध्यान में रखिएगा। कोई एक क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन नंबर 27 भी आपको आपका जीके का प्रश्न है साइंस का। कहते हैं कि नींबू का डाइबैक रोग, VBI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही। नींबू का डाइबैक रोग जो है वो किसके कारण से होता है, यानी किसकी कमी के कारण से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिंक के कमी के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, कहता है कि वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया। ये उस समय के लिए करंट अफेयर है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नई दिल्ली।
अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 34 नंबर आपको प्रश्न फिर आपको मिल जाएगा रीजनिंग जीके का। क्या कहता है कि जल सह संयोजक की ज्यामितीय आकार क्या होगी। यानी आपको पूछ रहा है कि जो आप जल सह संयोजक का ज्योमेट्रिकल शेप देते हैं तो किस तरह का होगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कोणीय। कितना डिग्री का एंगल बनाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, कहते हैं कटंगा पठार। क्या है कटंगा पठार, मुख्य रूप से पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हीरा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, कहता है किसे वर्ष 2016 का एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया है। वीवीआई क्वेश्चन है उस समय के लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बार बार मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं कि आपको जो भी मैं पुरस्कार से संबंधित, उत्सव से संबंधित या नियुक्ति से संबंधित जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप उसको लगातार देखेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में कराएं, अगर आप चाहते हैं कि एकदम बिल्कुल शॉर्ट वीडियो आप नियुक्ति पे मैं करंट अफेयर लेकर के आऊं या फिर कोई बुक पे लेकर के आऊं, तो जो भी आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें, मैं दूसरे दिन वीडियोस का अपलोड कर दूंगा। तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पी संसुगमगम को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, 39 कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं नया पूर्ण विराम था। तो पहले मैं आपको इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसके बाद हम इसका ऑपरेशन करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। अब हम आपका थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना का हम ऑपरेशन करने चलते हैं। तो पहले तो हम इसका सेशन का बात कर ले कि सारे पंचवर्षीय योजना जो भी दिया गया है इसका सेशन क्या था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का सेशन जो क्या था 2007 से लेकर के 2012 तक, ठीक है। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो सेशन था 2002 से लेकर के 2007 तक, जबकि 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो सेशन था 1992 से लेकर के 1997 तक, ठीक है। इसके बाद जो 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो सेशन था 97 से लेकर के 2002 तक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर हम आपसे पूछ दें कि पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1951 से 1956 तक चली ही थी, 5 वर्षों का, ठीक है। 21 मॉडल पे आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल, क्या हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। अच्छा, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पे आधारित था, तो पीसी महालोनोबिस मॉडल। पहला हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरा पीसी महालोनोबिस मॉडल। ध्यान में रखेंगे, पहले जो पंचवर्षीय योजना था उस पे प्रमुख ध्यान जो था मुख्य रूप से किस पे ध्यान दिया गया था, किसका जिक्र किया गया था, तो वो था कृषि पे, ठीक है। जबकि दूसरे में क्या था, उद्योग पर ध्यान दिया गया था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज और हम बता दें, इसका एक और हम क्वेश्चन आपको बता दें कि एक इनके लिए बुक आया हुआ था, ठीक है। एक इससे रिलेटेड एक बुक आया हुआ था, उसका आपको नाम मुझे बताना है कि इन्होंने किसने लिखा था, क्या था, सॉरी हम भी बता देते हैं आपको। इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन छोड़ूंगा कि प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो कि एक बुक था 1934 ईस्वी में पब्लिश्ड हुई थी। ये किसने लिखा था, तो एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। किसने लिखा था, इनकी बुक एम विश्वेश्वरैया का बुक का नाम क्या था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, 1934 में जो कि पब्लिश्ड हुई थी, ध्यान में रखेंगे। एक और हम आपको बता दें कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि किसी भी पंचवर्षीय योजना की जो मेन अध्यक्ष होते थे या होते हैं आज भी, जो कि पंचवर्षीय योजना नीति आयोग में बदल गया है, ठीक है, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अब आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ता हूं जिसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। पहले पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इतना सारा मैंने आपको फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी था वो आपको मैंने करंट में पंचवर्षीय योजना से बताया। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 के बाद आपको 41 मिलेगा, क्योंकि 40 जो है वो मैथ का प्रश्न है। हाँ, 41 नंबर प्रश्न कहता है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1913 में। कहां हुआ था, तो 1913 में जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सरदार सोहन सिंह भाकना की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी अध्यक्षता में, सरदार सोहन सिंह
भाखना। ठीक है, अगर सरदार सोहन सिंह भाखना देता है तो आप लगाएंगे, हालांकि इनके साथ जो थे, इनके कलीग जो थे वो लाला हरदयाल सिंह भी थे। अगर सोहन सिंह भाखना नहीं देगा तो आप लाला हरदयाल सिंह लगा करके आएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, कहता है कि हुअर बांध किस नदी पर स्थित है। हुअर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोलोराडो नदी पे है। हुअर बांध को पहले हम बोल्डर बांध के भी नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, इसको बोल्डर नाम के भी, बोल्डर बांध के भी नाम से, डैम के नाम से भी जाना जाता था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसका अच्छा निर्माण कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में। इसका निर्माण कब हुआ था, 1936 ईस्वी में। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, आपको 46 नंबर प्रश्न आपको डायरेक्ट जीके का मिल जाएगा दोस्तों, जो कि साइंस का प्रश्न कहता है एक्स किरण एक उदाहरण है, यानी किस तरह का तरंग है दोस्तों एक्स किरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, कहता है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1961। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको सीधा 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपे, क्या है ये, RUPAY, और रुपे की शुरुआत कब की गई। तो ये VVI क्वेश्चन है, आज भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मई 2014 में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर आपको प्रश्न मिलेगा। हाँ, 56 नंबर प्रश्न कहता है भारत में शून्य काल कब शुरू हुआ। क्या है, ध्यान में रखेंगे, भारत में शून्य काल की शुरुआत कब की गई थी। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, इसके बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 1962। अच्छा, ये शून्य काल होता क्या है, तो शून्य काल की अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर, तो ये बिना किसी पूर्व सूचना के, ठीक है, क्या बिना किसी पूर्व सूचना के मामलों को, यानी अपने मेन एजेंडा को उठाने के लिए यह एक अनौपचारिक माध्यम है। कैसा माध्यम है, यह अनौपचारिक माध्यम है, ध्यान में रखिएगा। इसमें पहले सूचना नहीं दी जाती है सदन को। ठीक है, शून्यकाल की शुरुआत कब होती है, तो शून्यकाल की जो शुरुआत होती है वो प्रश्न काल के ठीक तुरंत बाद शुरू होता है। ठीक है, और तब तक जारी रहता है जब तक सदन का नियमित कार्यकाल शुरू नहीं हो जाती। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये प्रश्न काल के ठीक बाद शुरू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 आपको मिलेगा। 58 नंबर प्रश्न क्या कहता है, साइंस का प्रश्न है। कहता है कि निःश्वासन के दौरान, यानी जो आप सांस लेते हैं, तो वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4%। वैसे तो आप 20 से 21% ही इनहेल करते हैं, लेकिन जब आप एक्सेल करते हैं तो आप एक्सेल करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा आप ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मात्र कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस होती है वो 4% होती है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है। 59 नंबर प्रश्न कहता है कि वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, TM कृष्णा। ये उस समय का करंट अफेयर है। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि पिल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां अवस्थित है। ये VVI क्वेश्चन है, आज भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केरला। अगला प्रश्न देखेंगे, 62 नंबर क्या कहता है कि सिरके को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। तो किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एसिटोबैक्टर एसिटिक। ऐसे तो ये सिरका क्या है, एसिटिक एसिड है, ध्यान में रखेंगे। तो इस चारों ऑप्शन में तो ऐसे ही सारे के सारे लैक्टिक एसिड सबसे पहले कटेगा, लैक्टोबैसिलेट कटेगा, एक है क्लास्ट्रिडियम, ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या, एसिटोबैक्टर एसिटिक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64-65 नंबर प्रश्न मिलेगा आपको। हाँ, 65 नंबर प्रश्न कहता है भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति, क्या है, स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है किससे। तो स्वर्ण रेशा का संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर 4, जूट से। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई। ये VVI क्वेश्चन है, आज भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए इसको आप, इस सब क्वेश्चन को आप रट लीजिए, लिख लीजिए। जहां है आप अपना नोट्स लेकर के तैयार बैठे होंगे तो आप लिखिए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या कहता है कि प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रामनाथ पांडे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है। तो कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश। मैंग्रोव वन के बाद जो अगर कोई अधिक क्या बोलते हैं जीव मंडल वाला क्षेत्र है तो आप आंध्र प्रदेश का कोरिंगा मैंग्रोव वन लगाएंगे, उसका छोटा हिस्सा यहाँ पर भी है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है। 69 कहता है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 2009 से 10 में। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंग। बीबीआई क्वेश्चन है, सब ध्यान में रखेंगे और साइंस का तो क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे 73 नंबर आपको प्रश्न मिलेगा। 73 नंबर प्रश्न कहता है कि किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। बीबीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। विज्ञान का महाद्वीप किसे कहा जाता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एंटार्कटिका। यानी जितने भी जियो स्पेस या फिर स्पेस स्टेशन हैं वो अंटार्कटिका ही क्षेत्र में महाद्वीप में स्थित है, ध्यान में रखेंगे। अपनी भी है वो कौन कौन से, गंगोत्री, मैत्री, ये सब चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 73 के बाद आपको सीधा 78 नंबर प्रश्न मिलेगा। 73 के बाद आपको 78 नंबर प्रश्न क्या मिलेगा, देखिए। हाँ, कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 324 में जो है वो चुनाव आयोग का प्रावधान है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें और भी अनुच्छेद जो दिया हुआ है। इसका करेक्ट पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, 328 क्या कहता है, तो 328 में जो है वो बताया गया है कि किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के लिए किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति की चर्चा जो है और आर्टिकल 328 में की गई है। अगला पॉइंट है 322 नंबर देखेंगे, एक किससे संबंधित है। तो 322 जो है वो संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है। जो 322 नंबर आर्टिकल है वो किससे संबंधित है, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है, इसमें खर्च को बताया गया है। जबकि 325 जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर निर्वाचन नियमावली के शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 79 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि नुबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो नुबियन मरुस्थल कहाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूडान में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस, ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा बुक है और इसको आप VVI भी कर लेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अरुंधति राय। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो VVI क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन, बार बार पूछता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहते हैं कि ऑयल गैस एक मिश्रण है। ऑयल गैस किसका मिश्रण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। अगला प्रश्न क्या कहता है 83 नंबर, कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस के नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1885 से 1905 तक जो है ये नरमपंथी का काल कहा जाता है। अच्छा, गरमपंथी में कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, है ना, जो पंथ था वो 2 पंथ था, एक नरम दल का, एक गरम दल का। अगर गरम दल की हम बात कर लें तो याद रखिएगा आंसर क्या, एक पॉइंट है लाल बाल पाल। लाल बाल पाल, लाल का मतलब क्या है, लाला लाजपत राय, बाल का मतलब क्या है, बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब क्या है, बिपिन चंद्र पाल। कौन सा, बिपिन चंद्र पाल, ये ध्यान में रखेंगे। ये तीनों जो हैं वो गरम दल के नेता थे, जिसमें लाला लाजपत राय को इनके गर्मजोशी की वजह से इनको क्या अशांति के जनक भी कहा जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो अशांति का जनक किसे कहा जाता था, लाला लाजपत राय को, ध्यान में रखिएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 के बाद आपको सीधा 86 नंबर प्रश्न आपको मिलेगा। 86 नंबर प्रश्न आपको क्या कहता है, हाँ मिल गया। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अप्रैल 2005 में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है
इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप इसका आंसर मुझे देख लेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 87 के बाद 89 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपको मिलेगा। हाँ, 89 नंबर मिल गया। प्रश्न कहता है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा वर्ष 2006 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 84वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? कहता है कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या है? ग्लोबुलिन। क्या है? ग्लोब्यूलिन। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 91 नंबर प्रश्न क्या कहता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर 3, 13 अप्रैल 1919। ये सब आसान क्वेश्चन है, आप भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि डैश मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, यानी कौन सी मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर 2, काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 93 नंबर क्या कहता है? कहता है अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश पादुकोण। अगला प्रश्न देखेंगे, ये आपको रीजनिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न है 95 नंबर, कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? तो नवरत्न कंपनी में कौन से शामिल है दोस्तों? एनटीपीसी। ठीक है, 95 का जो सही आंसर हो जाएगा। इसमें इसको पूछना चाहिए था कौन शामिल नहीं है, ध्यान में रखेंगे। तो एनटीपीसी है ही, सेल है ही है, एमटीएनएल नहीं है बल्कि ओएनजीसी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 के बाद 96 क्या कहता है? कहता है कि जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी जो है वो व्यक्ति से संबंधित है, उसी तरह ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? यानी आप समझ लीजिए कि स्टडी ऑफ ह्यूमन जो है वो उसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो ऑर्निथोलॉजी किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टडी ऑफ बर्ड, यानी पक्षी के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है? कहता है भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो 97 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सीएन राव, CNR राव होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है? कहता है कि किस देश में मानव जीनोम, क्या है? मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? तो 99 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है? कहता है हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई? वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। राग दरबारी के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 102 के बाद 104 नंबर प्रश्न आया। कहते हैं गन मेटल किसका मिश्रण है? वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एक क्वेश्चन पूछता है। तो गन मेटल जो है किसके किससे मिलकर के बना होता है? तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, तांबा, टीन और जिंक। गन मेटल तांबा, टीन और जिंक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, 105 नंबर प्रश्न क्या कहता है? साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 105 का क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर पहले 4 हम लगा लेंगे। अच्छा, साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था वो 1930 में प्रकाशित किया गया था। अगर हम आपसे पूछ दें कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तब आपका आंसर क्या होगा? तो इसका गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। अच्छा, भारत कब आया था साइमन कमीशन? तो भारत जो था दोस्तों ये आया हुआ था 1928 ईस्वी में। ये भारत आया 1928 ईस्वी में, जबकि गठन 1927 में, भारत आया 28 में और 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, 105 के बाद आपको 108 नंबर प्रश्न मिलेगा। कहता है हाँ, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू कर दिया गया था? तो चौकीदारी कर न देने का अभियान जो है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1923 में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है? ये आपको रीजनिंग का प्रश्न है। हाँ, 110 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, झारखंड। ठीक है, सबसे जो अधिक उत्पादन करता है वो झारखंड है। हालांकि अब डेटा बदल भी सकता है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है दोस्तों?
बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? यानी सचिवालय की गोलीबारी मतलब पटना में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा 111 का, ऑप्शन नंबर 2, 11 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 112 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? तो जितना इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि अधिकतम यानी 80 to 90% जो भी क्वेश्चन किया गया वो साइंस का हो या जीके का हो, अधिकतम वन लाइनर ही क्वेश्चन किया गया। तो 112 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोलिविया एवं पेरू। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? यानी रेडियो एक्टिव के बारे में पूछ रहा है। तो 114 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पोटेशियम। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है? कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो पहले इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। आर्टिकल 243A है, ऑप्शन आई दिया हुआ है, जे के एम। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है करेक्ट राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान, तो इसका 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 243 का के। अच्छा, 243 आई की बात कर ले तो इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो 243 के जो ए में आई में राज्य के वित्त आयोग की चर्चा की गई है। किसकी? राज्य के वित्त आयोग की चर्चा जो है 243 के आई में किया गया है। जबकि 43 के का जो जे है, 243 का जो है वो किससे है? तो पंचायत के खातों की लेखा परीक्षा से संबंधित है। ये 243 जे पंचायतों के खातों की लेखा से परीक्षा से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, 243 का एम क्या कहता है? यह जो है वो पंचायतों के कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होने के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 115 के बाद आपको 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। 116 नंबर क्या कहता है? कहता है कि जुलाई 2017 में 22वें एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कहता है? कहता है कि द कोलिशन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया? VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। तो 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न क्या कहता है? इधर आपको मैथ का प्रश्न है, रीजनिंग 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 121 का, ऑप्शन नंबर 2, शुष्क सेल का। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 122 से जो भी प्रश्न है उसका पेपर थोड़ा डल है, तो मैं आप मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे, और बहुत उसमें ज़्यादा टफ नहीं है और ना ही क्वेश्चन ज़्यादा है उसमें, तो मैंने आपको इसको ज़्यादा एडजस्ट करने का प्रयास नहीं किया। आप थोड़ा सा सिर्फ कोऑपरेट करेंगे। 121 का देखेंगे, थोड़ा डल पेपर है इसका। तो 122 नंबर आपका रीजनिंग का प्रश्न है। 123 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी। अब इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 123 का अगला प्रश्न देखेंगे। 123 के बाद आपको 124 नंबर जीके का रीजनिंग का प्रश्न मिलेगा। 125 नंबर देखेंगे, क्या कहता है? साइड्रस तेल है ये। क्या है ये? साइड्रस तेल। साइड्रस का तेल जो है वो किससे निकाला जाता है? तो ध्यान में रखेंगे, जो साइड्रस का तेल है ना, वो देवदार के पेड़ से निकाला जाता है, ध्यान में रखेंगे। साइड्रस तेल, देवदार। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 126 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है। 127 नंबर देखेंगे, क्या कहता है कि सॉफ्ट ग्लास, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? तो सॉफ्ट ग्लास जो है ऑप्शन नंबर 1, सोडा ग्लास को ही जो है हम सॉफ्ट ग्लास भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। 128 के बाद 129 नंबर प्रश्न आपको मिलेगा। कहते हैं एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 129 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992। क्या है ये? रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 में ही एजेंडा 21 को लाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 130 जो है आपका रीजनिंग का प्रश्न मिलेगा। अब आपको सीधा 134 नंबर प्रश्न आपको मैथ जीके का प्रश्न मिलेगा। हाँ, ये करंट अफेयर का उस समय का प्रश्न है, फिर भी देखेंगे। कहता है क्या? पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार किसने जीता? तो 134 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, राफेल नडाल। अच्छा, हम आपसे पूछ लें कि जो 4 ओपन होता है टेनिस ओपन, ठीक है, तो ये कौन कौन होता है? सबसे पहले कौन होता है? तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखेंगे। क्या? आप बाऊ। आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले एक नंबर पे कौन होता है, दूसरे कौन होता है, तीसरा कौन होता है, तो एक ट्रिक याद रखेंगे, आप वाऊ। आप का मतलब पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन। एक बार फिर से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और इसके बाद यूएस ओपन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 134 के बाद 135 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ स्थित है? मंदारगिरी मंदिर के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो 135 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बांका में जो है मंदारगिरी मंदिर स्थित है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? आपको रीजनिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कौन सा एक व्यवसायिक संगठन नहीं है? इसमें से पूछा है कि कौन सा एक जो है वो व्यवसायिक संगठन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एक व्यवसायिक संगठन नहीं है। 138 नंबर प्रश्न देखेंगे। हडसन जल क्या है? हडसन जल संधि किसको जोड़ती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 किसको जोड़ती है? यानी हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को। अगला प्रश्न देखेंगे 139 नंबर क्या कहता है कि भारत में कौन सा राज्य 2015-16 में आम के उत्पादक में सर्वोच्च स्थान रहा था? तो 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे 141 नंबर आपको मिलेगा। 141 क्या कहता है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल क्या होता है? यानी WBC के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसका जो लाइफ होता है वो कितना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 5 से 7 दिन। अच्छा, तो RBC का लाइफ लाइन कितना होता है? इसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता देंगे। मैं जो भी क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा है आपके लिए, इससे पता चलेगा कि आप कितने मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और आपकी तैयारी कैसी हो रही है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन मैं दे करके आपका रिवीजन चेक करता हूं, तो आप बिल्कुल ही आंसर देने में घबराएंगे नहीं। चाहे आप जहां से आंसर दें आप दीजिए। इससे क्या होगा, अगर आपको याद है तो आप तो बिल्कुल सही है, अगर आप कहीं से भी आंसर देते हैं तो फिर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 141 के बाद आपको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नंबर मिलेगा 148 नंबर, चूंकि इधर मैथ रीजनिंग लगातार है आपका। ठीक है, 148 नंबर आपको प्रश्न मिलेगा दोस्तों, देख लेंगे जरा। 148 नंबर मिल गया। साइंस का प्रश्न है। क्या कहता है कि अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है, यानी अच्छी जो क्वालिटी का जो फ्यूज होता है वो किससे बना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तांबा, टीन और सीसा के मिश्रण से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, पीतल जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो पीतल मैंने आपको बताया था, तो एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, हालांकि ये मजाक का ट्रिक है। पिताजी ट्रिक याद रखिएगा। क्या? पिताजी माने P फॉर पीतल बनेगा किसका से? तांबा और जिंक से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। 149 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है सूरीनाम जो है किसकी राजधानी है? तो सूरीनाम जो है दोस्तों ये पारामारिबो, यानी सूरीनाम की राजधानी आपसे पूछा है, तो पारामारिबो जो है सूरीनाम की राजधानी। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या कहता है? कहता है यक्षगान लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें। ठीक है, इससे मैं क्या करूंगा, लगातार आपको सेट प्रोवाइड करते रहूंगा। इसमें टोटल 18 सेट कराए जाने हैं। आज ये 12वां सेट था, कल 13वां। 2-4-5 दिन में सेट खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप सब मुझे ये भी कमेंट में बताएंगे कि अगला कौन सा बुक मैं लेकर के आऊं जिसका मैं सेट प्रैक्टिस कराऊं। डेली आपको एक सेट मिलेगा। धन्यवाद।